हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। हमने लास्ट टाइम बात की थी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जिसको गीगर और मार्स्टन ने रिपीट किया था अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो हमारे पास वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स आए थे। वो कंक्लूजन्स क्या थे? रदरफोर्ड की थियोरी से एटम्स में जो रदरफोर्ड ने थियोरी दी थी उसमें हमारे पास रिजल्ट आए कि अगर हमारे पास एक एटम है, एटम का एटॉमिक साइज उन्होंने बोला 10⁻⁻10 मीटर, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही मैसिव कोई कोर है, स्मॉल से पॉइंट पे बहुत कम पोजीशन में बहुत मैसिव सब्सटेंस है जिसका जो मास है वो फुली इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। तो मतलब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसका साइज उन्होंने बोला 10⁻⁻15 मीटर। अपनी थियोरी में उन्होंने बोला कि हमारे पास एटम में काफी ज्यादा स्पेस जो है वो एम्प्टी है और सेंटर में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। एज अ होल एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो कहीं भी, मतलब आउट ऑफ न्यूक्लियस वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये हमें किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि जब ये इसके ऑर्बिट में मींस मूव कर रहा है तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करने वाली है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर सके। तो मींस ये थी हमारे पास रदरफोर्ड की थियोरी। उन्होंने क्या गलती करी? उन्होंने यहां पे बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी मूव कर सकता है। क्या हम कहीं भी रह सकते हैं? आस पड़ोस वाले हमें रख लेंगे? ऐसा तो नहीं है, है ना? कोई भी नहीं रखेगा, मम्मी पापा ही रखेंगे बस। तो इसका मतलब जब हम किसी के घर में नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो वापस आएंगे, मीन्स जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो मीन्स अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, किसी और ऑर्बिट में जा रहे हैं स्टे करने के लिए, तो या तो हम एनर्जी उनको देंगे या हम एनर्जी वापस लेंगे। मीन्स इधर एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी। ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कहीं भी मूव कर सकता है। तो सबसे पहले बात करें उनके ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहला ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी। बेसिकली स्टेबिलिटी की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक नेगेटिवली चार्ज्ड, दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला कि जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है? सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हैं दोनों चार्ज्ड बॉडीज, दोनों चार्ज्ड बॉडीज के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये तो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि हमारे पास जब कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड सन तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सिमिलरली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मींस हमारे पास इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वही फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो जब हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की, हमें पता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है मींस उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन गया? एक्सेलरेटेड पार्टिकल बन गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल हुआ। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड बॉडी और एक्सेलरेटेड पार्टिकल। और जो चीज एक्सेलरेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास मैक्सवेल ने बोला जो भी एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करना, मूव कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है, मूव कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है। तो मींस जब वो मूव कर रहा है और साथ में रेडिएशंस भी एमिट कर रहा है, करते 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 किसी ना किसी पॉइंट पे उसकी एनर्जी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो मींस इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशंस एमिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और ये जो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको खींचता रहेगा अपने पास, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऐसा स्पाइरल पाथ बनेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। तो इसका मतलब एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये थ्योरी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमारे पास जो रेडिएशंस ये एमिट करती हैं वो रेडिएशंस कैसा स्पेक्ट्रम बनाती हैं, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। स्पेक्ट्रम की बात करें, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें, जब भी व्हाइट लाइट किसी भी मैटर के कांटेक्ट में आती है तो हमारे पास क्या बनता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी गैस एटम्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हमने गैस एटम्स लिए, हमें क्या करना है, इनको एक्साइट करना है। हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो हमारे पास ये गैस एटम्स हैं इनको एक्साइट करना है लो प्रेशर पे। कैसे एक्साइट करेंगे, अगर हमें इनको एक्साइट करना है एट लो प्रेशर तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। हीट कर लो, इलेक्ट्रिक करंट पास करो। तो हमने बोला अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, गैस एटम्स लिए, गैस एटम्स को हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है एट लो प्रेशर, या हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं या हम हीट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जब हमारे पास गैस एटम्स में हमने ये प्रोसेस की तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट किए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हुए तो उसमें हमारे पास कैसा सा स्पेक्ट्रा आता है, कैसा सा स्पेक्ट्रम बनता है। कंप्लीट हम बात कर रहे हैं, ये डार्क पोर्शन में हमारे पास कुछ कुछ लाइंस हैं जो विजिबल, मतलब कुछ कुछ वेवलेंथ हमें दिखाई पड़ेंगी। सपोज ये ऐसे ऐसे या ऐसे हमने बोल दिया, तो मींस ये पीछे का बैकग्राउंड डार्क है, उसमें कुछ ब्राइट कलर की वेवलेंथ हमारे पास आ गई। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर सबसे पहली वेवलेंथ 91 है, 91 हमारे पास, सपोज उसके बाद आती है 121, तो मींस बाकी बीच की क्या है, मिसिंग है। तो 91 अगर कोई कॉन्टिन्यूटी में स्पेक्ट्रम आता है, कॉन्टिन्यूस मींस 1 की वेवलेंथ भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है एंड सो ऑन। बट जब हम बात करते हैं, हमने गैस एटम्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, रेडिएशंस निकली, रेडिएशंस को स्टडी कर रहे हैं, रेडिएशंस को देख रहे हैं कैसी रेडिएशंस आई, तो हमारे पास कंप्लीट पीछे बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, तो उसमें हमारे पास कुछ फाइन कलर आया। तो वो जो हमें वेवलेंथ्स मिली उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज एमिशन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ, गैस एटम्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, हमने बोला हमें रेडिएशंस मिली, और वो जो रेडिएशंस मिली हैं वो क्या है, वो एमिशन स्पेक्ट्रा बना रही है। सेकेंड प्रोसेस में ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वही गैस एटम्स को हमने बोला हम व्हाइट लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट इज पास्ड। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट पास की, व्हाइट लाइट पास करते ही हमारे पास क्या, पहले तो नॉर्मली व्हाइट लाइट क्या करती है, कर चुके हैं 10th क्लास में, व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे फॉल करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म पे फॉल की, तो हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलते हैं, स्पेक्ट्रम मिलता है विबग्योर। यहां पे हमने गैस एटम्स लिए, उसमें से व्हाइट लाइट पास करवाई। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट पास करवाई, फिर हमने बोला चलो अब हम इनको स्टडी करके देखते हैं। हमने स्टडी किया, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू इसको स्टडी किया, हमने रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया, हमें बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट मिला। रिवर्स इफेक्ट मतलब जो वेवलेंथ्स यहां विजिबल थी वो वहां गायब हो गई, जो यहां पे डार्क बैकग्राउंड था वो वेवलेंथ्स आ गई। तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है विबग्योर,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट के साथ ही इंडिगो स्टार्ट होता है। वायलेट की कितनी शेड्स होती हैं लड़कियों को सब पता होता है ना, मतलब ग्रीन है, टील ग्रीन है, सो एंड सो एंड सो। तो मतलब हमारे पास वायलेट के साथ इंडिगो के साथ ब्लू के साथ ग्रीन, तो मीन्स उसमें कितनी सारी वेवलेंथ्स आ जाती हैं। डार्क है वायलेट, लाइट है वायलेट, तो बहुत सारी वेरिएशंस। तो ये कॉन्टिन्यूस मिला, ये भी एक तरह का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही है, मीन्स कलर्ड होगा पीछे से सारा, लेकिन उसमें से जो ये वाली हमें यहां पे मिली थी वो मिस हो जाएंगी, उनकी जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, ऐसे लाइंस बनी आ जाएंगी, डार्क लाइंस। तो ये बेसिकली होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब वाइट लाइट ने कुछ जो रेडिएशंस थी वो क्या कर ली, एब्जॉर्ब करवा दी। हमारी कुछ रेडिएशंस यहां पे एब्जॉर्ब हो गई, तो ये बना एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, जो बिल्कुल किसका रिवर्स है, एमिशन स्पेक्ट्रा का। तो जब हम ये सब स्टडी करते हैं तो हमें पता चला कि स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस तो नहीं होता, डिस्क्रीट है, ब्रेक्स बीच में, पॉइंट्स मिसिंग है, वेवलेंथ्स मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे में जाएगा या दूसरे से एक में आएगा तो वो कुछ एनर्जी लेगा या देगा। तो वो जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या एनर्जी जो वो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, वो हर तरह की एनर्जी नहीं हो सकती, उसमें हर तरह की वेवलेंथ लाए नहीं कर सकती। इतने सारे घर हैं, हम हर किसी के घर में नहीं घुस सकते ना, कोई नहीं आने देगा। चॉइस है ना, जो नोन होगा वही बोलेगा आ जाओ, हर कोई तो नहीं आने देगा। तो सेम जब इलेक्ट्रॉन ने भी ऊपर या नीचे जाना है तो वो कुछ डिफाइंड ऑर्बिट्स में जाएगा और कुछ डिफाइंड वैल्यूज जो हैं वो एमिट होंगी। तो मींस हर तरह की वेवलेंथ किसी स्पेक्ट्रा में नहीं आ रही। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन गया। चलिए अब इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने हमें क्या दिया था, इसके बाद हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो उसमें बेसिकली क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने, बोहर्स ये जो हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया था, उन्होंने किस ईयर में दिया, 1911 में ये हमारे पास आया। 1906 में खुद किया था, 1911 में अपने असिस्टेंट्स को बोला परफॉर्म करने के लिए, वहां से जो रिजल्ट आए एक रदरफोर्ड मॉडल बन गया। अब 1912 में नील बोहर आए, उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं इसको दोबारा स्टडी करना चाहता हूं। उन्हीं की लैब में उन्होंने बोला मैं कुछ मंथ्स लगाऊंगा और मैं करके देखूंगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो 1913 में बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, विच इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बोला थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं बस। तो सबसे पहले बोहर्स ने हमें क्या बोला, सेम चीज हमें पता है, एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते। हम किसी के भी घर में नहीं जा सकते, है ना, हर कोई नहीं आने देगा। तो मींस एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें हम रहते हैं, एक फिक्स्ड घर है जिसमें हम रहते हैं। तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब मम्मी जो खाना बनाएगी, मम्मी ने घर का रूल रख दिया, वही खाना पड़ेगा, बाहर का नहीं आने देना। तो इसका मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। वो डिफरेंट एनर्जी से नहीं स्टे कर सकता वहां, जिसका घर उसके रूल्स होता है ना। तो मींस जो हमारे पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो उसी एनर्जी से रहेगा। मींस हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व करते टाइम जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
in a certain stable orbit known as energy shell। अब हमने क्या बोला, हर एक वो जो ऑर्बिट है वो एनर्जी शेल है, हर एक एनर्जी शेल की एनर्जी फिक्स्ड है। ईच एनर्जी शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी। जैसे ये हमारे पास अगर हम कंसिडर करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट शेल, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी हमारे पास होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। फर्स्ट की हमारे पास 13.6, तो हमने बोला जो फर्स्ट शेल की एनर्जी है वही जो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी होगी। जो सेकंड शेल की एनर्जी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सेम एनर्जी से रिवॉल्व करेगा। थर्ड शेल में जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सेम एनर्जी से रिवॉल्व करेगा। अब सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से जंप करके ऊपर जाना है, एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है उसको, वहां से छूट के जाने के लिए कुछ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मूवी देखने जाना है, मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं। तो हमारे पास यहां से यहां तक मींस उसको एक शेल से दूसरे शेल पे जाना है। अब न्यूक्लियस के पास अटैच्ड है, न्यूक्लियस के पास है, बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब इसको यहां से यहां निकलने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तभी वो एक शेल से दूसरे में जाएगा। अब देखो एनर्जी भी फिक्स है, कितनी एनर्जी चाहिए होगी। अगर हमारे पास यहां से यहां है तो इन दोनों का डिफरेंस वो तो फिक्स है ना, फर्स्ट और सेकंड शेल का डिफरेंस फिक्स होगा, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस फिक्स होगा, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस फिक्स होगा, तो फिक्स एनर्जी। तो मींस जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सपोज फोर्थ से फर्स्ट में आना चाहता है तो -0.85 -13.6 फाइनल माइनस इनिशियल माइनस कर दो, जो एनर्जी का डिफरेंस आया उतनी एनर्जी फिक्स है। यहां से यहां कर दो फिक्स है, यहां से यहां कर दो फिक्स है, एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो अगर एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो मतलब जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है, रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी, सब फिक्स है। फिक्स है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, डिस्क्रीट है। कितना कितना डिफरेंस है वैल्यूज में, सारी वैल्यूज थोड़े ना आ रही हैं, 1 2 3 4 सब तो कवर नहीं कर रहे। तो मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी एक स्टेबल ऑर्बिट में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एनर्जी शेल बोलते हैं। एनर्जी शेल्स हो गए, हर एक एनर्जी शेल की फिक्स्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी, इसीलिए इसको और भी क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। एनर्जी फिक्स्ड है, स्टेशनरी स्टेट्स हो गई। यहां से यहां आना है फिक्स्ड एनर्जी डिफरेंस, यहां से यहां जाना है फिक्स्ड एनर्जी डिफरेंस, स्टेशनरी स्टेट्स। नेक्स्ट, अब उन्होंने कहा था, बोहर ने हमारे पास एक और चीज थोड़ी सी मॉडिफाई की। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम रेडिएशन एमिट करता है, उन्होंने बोला नहीं करता, फॉल कर जाएगा। रदरफोर्ड ने बोला रेडिएशन एमिट करता है, उन्होंने बोला रेडिएशन एमिट करता है तो ऐसे 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 और नीचे। तो थोड़े से जो डिफरेंस हम पहले पढ़ के आए हैं उससे थोड़ी सी वेरिएशंस आने लग गई। तो उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग डज नॉट एमिट एनी रेडिएशंस। चलो ठीक है, नहीं करता, मान लिया। नेक्स्ट ये था हमारे पास, बोहर ने बेसिकली 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे। 3 पॉस्टुलेट्स में ये है सबसे पहला पॉस्टुलेट। सेकंड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स in which the angular momentum
in which the angular momentum of that particular orbit is equal to the integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi. मतलब क्या बोलना चाहता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? 11th क्लास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. क्या किया हमने बोला लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर अल्फा, लीनियर मोमेंटम पी एंगुलर मोमेंटम एल, लीनियर फोर्स एफ एंगुलर मोमेंट ऑफ फोर्स टॉक. तो ये लीनियर फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स, लीनियर मोमेंटम मूवमेंट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड इन अ मूविंग बॉडी. तो मतलब वो कितना मोशन पोजेस करते हैं. P इज इक्वल टू mv मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? L इज इक्वल टू r क्रॉस p वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट rp साइन थीटा. थीटा क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल. मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. थीटा क्या होता है? जो उसके साथ लिखा होता है उसका एंगल. तो बेसिकली r और v के बीच में एंगल. तो ये आ गया r और v के बीच में एंगल. r और v के बीच में एंगल. इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेलोसिटी v, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व पे, वेक्टर क्वांटिटी टेंजेंट प्लॉट कर देंगे. टेंजेंट प्लॉट किया. न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन, रेडियस r क्या है? पोजीशन वेक्टर. दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री. तो साइन 90 1. तो ये आ गया mv/r. उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जो क्वांटाइज्ड हो, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो. आप किसी एक बॉडी से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, या एक दे सकते हो एक शेल से दूसरे में, या 2 दे सकते हो, 2.5 नहीं दे सकते. इंटीजर्स में होना चाहिए. करते थे ना चार्जेस क्वांटाइज्ड. क्वांटा इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए. मार्कर लेना है लिखने के लिए, 1 लेंगे या 2 लेंगे. 1.5 से नहीं लिख सकती, 2 से नहीं लिख सकती, बट ले सकते हैं 2 3. तो मींस इंटीजर्स में नंबर होना चाहिए. क्लास में लिखते टाइम पेन मांगते हैं, कोई 1 देगा 2 देगा, 1.5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो इसका मतलब हमारे पास L आ गया mvr. इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा. तो मींस जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. डी ब्रॉगली ने भी ये दी थी. उनकी कंडीशन है क्वांटाइजेशन, कंडीशन ऑफ बोहर्ट्ज, जो क्वांटाइजेशन हमारे पास यहां लगी है. तो बोहर्ट्ज क्वांटाइजेशन में बेसिकली उन्होंने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? L आ गया इतना. हम इसको लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. छोड़ दिया फिलहाल. नेक्स्ट, थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला? थर्ड में उन्होंने बोला, ये बोहर्ट्ज क्वांटाइजेशन कंडीशन आ गई हमारे पास. थर्ड में हमारे पास आया कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे, अभी बता के हटी हूं, किसी के घर जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, रिटर्न गिफ्ट लेके आएंगे. तो मींस जब हम किसी एक शेल में जाएंगे या एक शेल से वापस आएंगे तो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा. इधर एनर्जी एब्जॉर्ब करो या एमिट करो. तो मींस जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन while moving from one shell to another either emit or absorbs energy. और वो एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी डिफरेंस आ जाता है h न्यू E2 माइनस E1. क्या है ये? सपोज फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल की एनर्जी है -13.6.
फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, थर्ड की है -1.5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मींस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये जाने वाला है। अगर सपोज वहां से ये वापस आ रहा है तो उतनी एनर्जी एमिट करके वापस आ रहा है। तो ये हमारे पास बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन उन्होंने बोला था किस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम यहां से निकाल सकते हैं E2 - E1 डिवाइडेड बाय H, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये थे हमारे पास 3 पोस्टुलेट्स जो बोहर ने दिए थे। बोहर के 3 पोस्टुलेट बेसिकली क्या थी, रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसकी आगे मॉडिफिकेशन थी। ठीक है बेटा, चलिए बाय।